इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बाद हटाने के बाद जो भी उनकी पॉलिसी थी असम्बलियों से रिजाइन करना, प्रोटेस्ट करना, बाकी जितने मामलात हैं कि उसमें कहीं ना कहीं शायद जनरल फैज हमीद का हाथ है। आज जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान पे भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में। ऐसा लग रहा है कि रियासती पॉलिसी जो है वो इस वक्त मजीद जो है वो सख्त होने जा रही है, कोई भी उसमें चेंजेस जो है वो नहीं नजर आ रही हैं। आज भी जब अडियाला जेल में जो गुफ्तगू साफियों से कर रहे थे वो यूं लग रहा था कि जैसे उनको आहट आ रही है कि बाहर इनकलाबियों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर आ चुका है और इनकलाब बिल्कुल उनको बाहर लेने के लिए आ रहा है। क्लासर साहब, आज जो है वो बुशरा बीबी और इमरान खान पे भी फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में। ऐसा लग रहा है कि रियासती पॉलिसी जो है वो इस वक्त मजीद जो है वो सख्त होने जा रही है, कोई भी उसमें चेंजेस जो है वो नहीं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, अभी आपने जो अपने इंट्रो में बात की वो बड़ी अहम था। एक इसमें क्लासर साहब माजरत के साथ हम जो है वो राना साहब हमारे साथ आ चुके हैं फोन लाइन पे, अगर आप इजाजत दें तो पहले हम जो है वो उनसे कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं क्लासर साहब से भी यही पूछ रही थी कि बुशरा बीबी और इमरान खान पे आज फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है तोशाखाना 2 केस में, तो ऐसा लगता है कि रियासती पॉलिसी में इस वक्त कोई चेंज नहीं है बल्कि मजीद सख्ती की तरफ ही जा रही है। देखें, जो पॉलिसी की बात होती है और लोग कह रहे थे, हमें तो कोई अभाम नहीं था कि कोई रियायत उनके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रियायत चाहते भी नहीं है। आज भी जब अडियाला जेल में जो गुफ्तगू साफियों से कर रहे थे वो यूं लग रहा था कि जैसे उनको आहट आ रही है कि बाहर इनकलाबियों का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर आ चुका है और इनकलाब बिल्कुल उनको बाहर लेने के लिए आ रहा है। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि मुझे समझ नहीं आई आज अखबार देख के कि ये क्या गुड्डी गुड्डी गेम चल रही है। तो साफियों ने कहा कि जी क्या? उन्होंने कहा मेरे लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक हो गया है। वो 200 लोग लापता हैं, जो 12 शहीद हो चुके हैं, मेरी पार्टी क्या कर रही है, तो ये जाली काम तो नहीं है? तो लोगों ने कहा जी बिल्कुल भी जाली नहीं है, क्योंकि ये तो लाइव दिखाया गया है। उन्होंने कहा नहीं, मुझे शक है कि मुझे कोई गलत बात दी गई है, ये कैसे हो सकता है कि मेरी पार्टी के लोग बात ही ना करें। फिर उन्होंने वो सलमान साहब को और जो बहन उनकी बाहर है जी, उनके बारे में भी कहा कि किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। तो उनके लिए आज इस तरह परेशानियों का दिन था कि एक तो पार्टी उनकी बात नहीं मान रही, जबकि उनको ये बात पिछली पेशी पे भी बताई गई थी कि आपके लोग तो कह रहे हैं कि सिविल नाफरमानी पे हम बात करेंगे कि ये इस तरह काबिल अमल नहीं है। तो उन्होंने कहा ये मेरा फैसला है, कैसे मुमकिन है कि ये अमल दरामद नहीं होगा। फिर जो आज फर्द जुर्म लगी वो छोटी बात है, असल बात वो है जो 190 मिलियन पाउंड पे उन्होंने आज अपने, जो कई दफा कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा गवाहों की सूरत में, आज उन्होंने अपने 342 के बयान से जो कहा था कि मैं गवाह लाऊंगा वो विड्रा कर दिए। जी बिल्कुल। इसको अगर मैं थोड़ा सा मुंतबिक करूं जी, कि पहले जो 3 सजाएं हुई यहां अडियाला जेल से वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उड़ा दी, और आज ही खबर आई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है। तो आमिर फारूक साहब से तो इमरान खान साहब बड़े तंग हैं चीफ जस्टिस से, लेकिन उनका डिवीजन बेंच बनता नहीं है। अब जब नए जजेस आ रहे हैं और उनमें हुमायूं दिलावर भी हैं जिन्होंने पहली सजा दी थी इन्हें, आपको याद होगा, जिनके पीछे पीटीआई के लोग यूके में भी पहुंच गए और केपी में भी उनकी फैमिली को बड़ा हरास किया गया है। तो मुझे तो कोई अचंभा नहीं है कि वो लोग हाईकोर्ट के जजेस में आ रहे हैं। डिवीजन बेंच आमिर फारूक का भी हो जाएगा और खान साहब के लिए और मुश्किल होगी कि वहां से उनको कोई और रिलीफ हो। ठीक, मुझे ये बताइएगा, आपने ये भी जिक्र किया राना साहब के आज वो बड़े परेशान थे और वो कह रहे थे कि ये बाहर ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन मजे की बात तो ये है कि उन्होंने जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तो उन्होंने खुद तश्कील दी है। तो अगर वो इस किस्म की बातें करें कि उनको फोर्स किया गया है कि आप अपनी पॉलिसी चेंज करें, थोड़ा सा शिफ्ट लाएं, एग्रेसिवनेस को छोड़ें, मुज़ाकराती कमेटी बनाएं, ये क्या उन पे ये चीज फोर्स्ड की गई है, इसलिए वो इतने परेशान जो है वो नजर आ रहे हैं? उनका ख्याल था कि जो उमर अयूब ने बयान दिया था ना कि आपको याद होगा कि फरिश्ते हों या इंसान हम बात करेंगे। जी जी, जाहिर है इंसानों से मुराद वो चोर और डाकू हैं जो हुकूमत में बैठे हुए हैं और या उनके तादी हैं। तो फिर जिस तरीके से गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने की कि 9 मई की मट्टी को खत्म करें, धूल उड़ाएं और बंद करें और आगे चलें, और शिबली फराज ने भी सेनेट में यही मैसेज दिया था। आज सलमान अकरम राजा साहब ने भी यही कहा। जी जी, और सलमान अकरम राजा साहब ने भी तो यही कहा कि जब उनसे पूछा गया कि जो है वो आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात या हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा हम किसी से भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं।
तो खान साहब ने इसीलिए ये कहा कि भाई ये क्या है कि लोगों की गुफ्तगू नहीं हो रही, हमारे इतने लोग लापता हो गए, लोग मारे भी गए और उसके ऊपर बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि वो अगली पेशी पे शायद इस कमेटी को ही डिसॉल्व ना कर दें, कोई नया काम कर दें, क्योंकि उनको ये पता है कि वोट तो उनका है, इन कमेटी वालों का तो नहीं है। उनको ये फील हो गया है कि मेरी पार्टी के लोग डर गए हैं या घबरा गए हैं जो 26 नवंबर को हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी बेगम बुशरा का बड़ा कैटेगोरिकली साथ दिया है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। जो लोग बात कर रहे थे, जिस तरह उन्होंने गुलकार सलमान अहमद के लिए कहा और अपनी बहन के लिए जो बाहर से ट्वीट कर रही थी कि ये किस दुनिया में लोग रह रहे हैं, हमसे ही पूछ लेते, नहीं बात करनी चाहिए थी इस तरह उन्हें। तो खान साहब अब फैसले करने पड़ रहे हैं और वो कोई ऐसा फैसला नहीं कर रहे जो मीडिया में तासुर बन गया, जो उन्होंने भी लिया कि पता नहीं कोई बहुत बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्योंकि मेरी रात स्पीकर अयाज सादिक से भी बात हुई और लोगों से भी हुई, तो वो गैर रस्मी राब्ता, खासतौर पर स्पीकर के पास तो ज्यादातर लोग वो जा रहे हैं जो उनके दुआ के लिए जा रहे हैं हमशीरा की। और फिर पीएम वाली मुलाकात की भी उन्होंने कैटेगोरिकली तरदीद की कि पीएम जब आए तो क्या उसमें असद कैसर मौजूद थे, उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये पीटीआई की तरफ से मोहब्बत है। और आज आप उनके यूट्यूबर्स को अगर चेक करें जो बहुत हमायत में करते हैं जी, उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया है इस कमेटी के ऊपर कि ये किस किस्म के जाके पीएम हाउस के बाहर लेट ही जाएं कि अल्लाह का वास्ता हमसे मिल लें। ठीक, और क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई ऐसी शर्त नहीं है, बैरिस्टर गौहर को मैं सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई ऐसी शर्त नहीं है, क्योंकि अगर शराइत रखी जाती है तो फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जो रिहाई वाली शर्त थी या 26वीं आईनी तरमीम वाली शर्त थी, वो तमाम शर्तें जो वो लेकर आए थे 24 वाले एहतजाज में, वो अब साइड पे रख दी गई हैं ऑटोमेटिकली। जी, वो तो जो क़यादत समझ रही है बाहर के हालात, वो तो बड़े अरसे से ये बात कर रही है, लेकिन खान साहब का फैसला चलना है ना, बैरिस्टर गौर का या सलमान अकरम राजा, असद कैसर की तो नहीं चलनी बात जी। अल्टीमेटली फैसला इमरान खान का होना है। और इमरान खान आज की गुफ्तगू के बाद आप ये ना समझें, देखे इत्तेफाक ये है कि जिस दिन जनरल फैज हमीद की चार्जशीट आई और उसमें 9 मई का अगला जिक्र किया गया कि उनको इन्वेस्टिगेशन शामिल कर लिया गया है, उस दिन उन्होंने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बारे में ये कहा 342 के बयान में कि एक रिटायर्ड आर्मी जनरल को उन्होंने आर्मी चीफ लगा दिया। तो वो तो बड़ी सख्ती से उस बात में खड़े हैं कि अगर होने हैं तो मेरी मर्जी से मुज़ाकरात होने हैं, तो वो तो फिर नहीं हो सकते इस तरह के हालात। ठीक ठीक जी जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने भी एक दिलचस्प बात की है कि यूट्यूबर्स हैं जो खान साहब के हामी हैं, वो बड़े सख्त नाराज हैं इस कमेटी पे जो मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने तश्कील दी थी। तो खान साहब इन तमाम यूट्यूबर्स पे मुश्तमिल एक अपनी कमेटी क्यों नहीं बना देते जो हुकूमत से जाकर डट के जरा जोर बाजू से, जरा तगड़े तरीके से वो जरा हुकूमत से मुज़ाकरात करे और वो अपने जो डिजायर्ड ये रिजल्ट्स हैं, जो हो सकता है उमर अयूब साहब नहीं ले पा रहे, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल साहब, या जो भी हैं, हो सकते हैं ये यूट्यूबर्स हैं, ये हुकूमत को मनवा ले, अपने घुटनों पर ले और हुकूमत इनकी शरायत मान ले। सर देखे, ख्वाबों की दुनिया पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वहां डॉलर आ जाते हैं, लेकिन सियासत, आर्ट सियासत और चीज है। आप इस तरह की गुफ्तगू करते चले जाएं। खान साहब को भी यही पसंद है कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी देखें ये सिविल नाफरमानी का हमें तो नहीं कहा, पता नहीं कहां से हुआ, और खान साहब ने उसे पब्लिकली ऑन किया कि ये मेरा फैसला और मेरी पार्टी के लोगों को मानना पड़ेगा और मैं तय कराऊंगा। वो आज भी उस बात पे खड़े थे। तो ये जो है ना, ये बड़ी अब खुल्लम खुला लड़ाई हो गई है। जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनके, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, जो यहाँ पे हैं, उनकी लाइन बिल्कुल और है। और खान साहब, रन साहब, आप समझते नहीं है कि सोशल मीडिया पे साफ ज़ाहिर है इसकी बड़ी सपोर्ट है, पीटीआई की बहुत बड़ा एक वहां पे क्राउड है, सपोर्टर्स हैं, फैंस हैं, वोटर्स हैं, सारे उनके साथ हैं। तो ये अपने ही नैरेटिव का ये कैदी हो चुके हैं कि अब खान साहब या इनकी पार्टी निकलना भी चाहती है। और आपको माजी में याद होगा सलमान अकरम राय साहब ने भी सोशल मीडिया पे बात की थी कि जनाब कि अब इनकी बातें सुनकर तो हमने पॉलिसी नहीं बनानी। शेर अफजल मरवत ने भी 2-4 दफा कहा था, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को सोशल मीडिया या आपके इन्फ्लुएंसर से तो नहीं चलती होती ना, यूट्यूबर्स या मेरे और आप जैसे जो एंकर्स बैठे हैं, कोई उनके एडवाइसेस पे तो नहीं चलेगी। तो लगता तो ये है कि ये पार्टी पूरी की पूरी ये सोशल मीडिया की कैदी होकर रहेगी। ये निकलना भी चाहते हैं, अगर वो बात करना भी चाहते हैं तो सोशल मीडिया इनको नहीं करने देता। सो दे आर विक्टिम कि जो इन्होंने खुद अपनी पॉलिसीज बनाई थी, सोशल मीडिया खड़ा किया था, वो तो खुद इनके गले पड़ गए। अब इनको कोई बात नहीं करने देता। वो प्यासा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ये बात उरूज पे है। आपको मैं बताऊं, जब कोविड नया आया था तो उस वक्त डॉक्टर तौकीर शाह को, जो उस वक्त ग्रेड 21 में थे, उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज हेल्थ लगाया गया। आई रिमेंबर सर। आजम खान साहब ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि देखें, मेरा नाम मॉडल टाउन केस में है, लेकिन मैं किसी एफआईआर में नहीं हूं। तो आप
आप प्राइम मिनिस्टर से पहले पूछ लें, मुझे काम करने में कोई हर्ज नहीं। इन्होंने बात की, उन्होंने उनको लगा दिया। उन्होंने ये एनसीओसी उनका ब्रेन चाइल्ड था कि उन्होंने जो स्पेन में इन्फ्लुएंजा आया था उसको देख के प्रोजेक्ट दिया, जिसपे उस वक्त के डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा कि मैंने अपनी 21 साल जिंदगी में इतना ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट नहीं देखा कि किस तरीके से उसने हमें कि ये काम हम करते हैं। तो तीसरे दिन आजम खान ने उन्हें फोन किया कि यार मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं अपने सोशल मीडिया के सामने नहीं ठहर सकता, मुझ पे बहुत बैशिंग हो रही है और हम आपको ओएसडी कर। मतलब आप ये कह रहे हैं आप कर दें? नहीं, डॉक्टर तुकीर शाह साहब बड़े, हम भी जानते हैं, उन पे एतराज हो सकते हैं, तनकीद हो सकती है, लेकिन कॉम्पिटेंट अफसर हैं, काम अपना जानते हैं और बड़े गो गेटर टाइप के अफसर हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनको पहले से बताया था और सोशल मीडिया में कंपेन शुरू हुई, तो मतलब यह है कि खान साहब जो है अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन के सामने खड़े हो सकते हैं, वो दुनिया भर के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी सोशल मीडिया टीम्स के आगे खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा वो उन्हीं की बुनियाद पे, उन्हीं के कहे हुए बातों पे अमल करते और फैसले करते। दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इतनी पुरानी मिसाल दी कि जब आप वजीर आजम हैं तब भी फंसे हुए हैं और आज भी आपकी पार्टी उसी की असीर है, और वो जब जो चाहे कर दें और अपना भी खान साहब लेते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है कि ये मैंने खड़े किए हैं और अब वो उनके मद्दे मुकाबिल भी हैं। किस तरह लेके अब आगे चलेंगे, जब पहले हमेशा स्टेट साथ थी, अब स्टेट के आप खिलाफ खड़े हुए हैं, बर्खास्त एस्टेब्लिशमेंट को पुकारते हैं आप बार बार और रास्ता भी वहीं से मांगना चाहते हैं और वो नहीं दे रहे आपको रास्ता। अच्छा राम साहब, एक बात बताएं, अभी आपने अहम बात कह रहे थे कि खान साहब ने आज जो उनकी बड़ी सिस्टर है यूके में जो है, मेरा ख्याल नरीन साहब है शायद, अगर मैं ठीक कह रहा हूँ, वो हो गई, और सलमान अहमद साहब जो हैं वो जो गुलकार हैं, अब दोनों बड़े खान साहब के बड़े करीबी हैं। एक तो चलो उनकी अपनी बहन है और बड़ी बहन है बताया जाता है, और दूसरे सलमान अहमद साहब भी कोई आम आदमी नहीं है। इन्होंने यूएस में बड़ी लॉबिंग की थी, अगर आपको याद होगा, बल्कि खतीजा वगैरह शाह साहबा थी या दीगर लोग थे, उनको छुड़ाने में, उनको करने में यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ा उनका रोल था, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था और बड़ा उन्होंने, आपको याद होगा, उन्होंने पिक्चर्स भी कुछ शेयर की थी यूएस ऑफिशियल के साथ, शुक्रिया भी अदा किए थे जब कोई खतीजा शाह वगैरह को उनको रिहा किया गया था। अब जब वो इल्जामात लगा रहे हैं इन पे बुशरा साहिबा के हवाले से और बड़े करप्शन के बड़े संगीन इल्जामात, और कह रहे हैं जनाब कि मेरे पास सबूत है, तो खान साहब उनको भी शटअप कॉल दे रहे हैं। अच्छा, नूरीन साहिबा जो है उन्होंने गुस्सा, आपको याद होगा, उस पे ये उन्होंने जुल्फी बुखारी साहब पे किया था कि क्यों खान साहब को चांसलर वाली गेम में डाला, और भी कुछ इल्जामात बातें की थी। तो क्या वजह है? खान साहब के जो करीबी लोग हैं, एक बहन है, एक इतने उनके वेल विशर हैं यूएसए में, खान साहब उनको पीछे करके अभी भी समझते हैं कि नहीं, बुशरा साहिबा जो है बिल्कुल उन पे बात भी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन भी नहीं होनी चाहिए, अपनी पार्टी को भी उन्होंने शटअप कॉल दी हैं, वो कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। खान साहब ने अभी तक कोई, मतलब मेरा ख्याल है, कोई जरा माइल्ड लहजे में कहूँ, सबक नहीं सीखे अपने माजी से। नहीं, ना सिर्फ सबक नहीं सीखा बल्कि वो और लोगों को समझ रहे हैं कि बेगम बुशरा की मावनत से सबक सिखाएंगे। तो अच्छा। अब वो चीजें उनकी पार्टी के जो ग्राउंड पे लीडर्स मौजूद हैं उन्हें तो समझ आ चुकी हुई है, इस तरह काम चलना नहीं। लेकिन चूंकि खान साहब हैं, फैसला उनका है, अब वो जब बुलाएंगे मुलाकात होगी। मुझे तो आज हैरत है, बैरिस्टर गौर का नाम वकला की लिस्ट में तो मौजूद है, वो चाहते तो हो सकते थे वहां पे मौजूद, लेकिन आज वो वहां मौजूद नहीं थे। तो अंदाजा सबको हो रहा है कि क्या होनी है इनके साथ, और खान साहब को अंदाजा अपनी पॉपुलैरिटी का तो है, लेकिन उसकी कैलकुलेशन मेरा ख्याल है बहुत अच्छी नहीं कर रहे वो। अब वो टकरा जाने वाली जो कहानी है, उनको बताया है कि जी बेगम बुशरा ने बताया कि पंजाब से नहीं आए, बैरिस्टर गौर ने कहा कि लोग पंजाब से आए हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर लोग पिंडी इस्लामाबाद से भी आ जाते तो नक्शा ही और होना था। लोग 3-4 दफा के इन एपिसोड से तंग आ चुके हैं, थक चुके हैं। बड़े बड़े मैंने इनके डाई हार्ड जो लोग जो पैसे भी लगाते थे वो भी थे कि यार इस दफा हम देखेंगे कि गंडापुर रुकेंगे या फिर हमें छोड़ के भाग जाएंगे। तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही कहानी कि तो गंडापुर साहब तो फिर छोड़कर चले गए सर। वो तो पीटीआई के बेचारे वर्कर जो हैं उन्होंने घेरे डाले हुए थे, वो तो गाड़ी के आगे पीछे खड़े थे, वो गंडापुर साहब को तो वॉशरूम तक नहीं जाने दे रहे थे, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे थे कि आप दोबारा चले जाएंगे। लिहाजा वो जो आपके यहाँ आप कह रहे हैं पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं जो समझते हैं एक दफा फिर उनके साथ हाथ हो जाएगा, हाथ तो उनके साथ हो गया सर। उस पार्टी के साथ उनकी जो कंसर्न थी, खसियत है, वो तो ठीक निकली है। न सिर्फ गंडापुर बल्कि उमर अयूब जो कहानी सुना रहे हैं आपको, किसी आप तो हॉलीवुड होके आए थे, वो उनको भी सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास ऐसी आम गाड़ियां हैं जो सीमेंट के बैरियर जो बने हुए हैं उनसे ऊपर भी निकल जाती हैं। ये खारदार तारों से तो नवाज शरीफ भी निकल आए थे लॉन्ग मार्च में, लेकिन ये जो मनाल के रोड पे जहां पे अगर एक बस लग जाए ना तो आप गाड़ी नहीं क्रॉस कर सकते दाएं बाएं से भी।
वो पता नहीं गाड़ियों के बीच में से कंटेनरों से 2-2 कंटेनर लगे। वो आपने सुनी होगी कहानी उमर अयूब की, वो मुझे तो सब हजम ही नहीं हो रही किसी भी तरीके से कि ये किसको सुना रहे हैं और क्या सुना रहे हैं। अच्छा, अभी ये रबिया ने एक अपने इंटरव्यू में बात की थी कि इस वक्त इमरान खान साहब की, मेरा ख्याल है ये 24 तक उनकी पोजीशन चले बेहतर थे, स्ट्रांग थे, पुष्टा साहब आ रहे थे, फिर पार्टी भी केपीके से लोग आ रहे थे, गंडापुर साहब, पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर थी, हुकूमत बातचीत करना चाह रही थी, एस्टेब्लिश करना चाह रही थी, या अगेन एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही थी। अब तो खान साहब के पास ये हुकूमत को देने के लिए कुछ नहीं है, मासिव सिविल ये उनके सिविल डिसओबीडियंस के अलावा तो बारगेन में तो कुछ नहीं है। खान साहब तो इस वक्त मेरा ख्याल सबसे ज्यादा कमजोर पोजीशन पे खड़े हुए हैं, और लिहाजा आज उन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि मेरी पार्टी कुछ नहीं कर रही, या किसने कहा इनसे वीक करने के लिए। तो खान साहब क्या फर्क कर सकते हैं? मुज़ाकरात फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, ठीक ठाक फ्रस्ट्रेशन का, और पार्टी के ऊपर तो उनको गमो गुस्सा है, लेकिन अब वो बेबसी भी नजर आ रही है उनकी कि जो वो कह रहे हैं बात, वो उस तरह लेटेंट स्पिरिट में अमल दरामद नहीं हो रहा उसका। और उनको अब वो जो आज उन्होंने कही कि भाई ये किस तरह है, ये तो बाहर गुड्डी गुड्डी हो रहा है, मैंने अपनी कौम को तैयार कर लिया इनकलाब के लिए, मैं उसके लिए खड़ा हूं, और ये लोग जाके मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं सबको छोड़ के। तो ये इनकलाब की बात के लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो जो क़यादत उनके लिए रास्ता बनाना चाहती है कि किसी तरह इनको जेल से बाहर निकालें। खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं वो उनको भी जेल में पहुंचाते हैं जो गुफ्तगू करने वाले हो रहे हैं जी। तो ये मखमसा है इस वक्त सबके लिए। अच्छा, मुझे याद पड़ता है आपने भी कहा ना कि खान साहब को यकीन दिलाया गया कि बहर इनकलाब के लिए कौम तैयार खड़ी, आपके लीडर जो है ना ये कमजोर हैं, ये बुज़दिल हैं, ये बहादुरी दिखाए तो कौम अभी उलट कर रख देगी। तो मुझे याद पड़ता है 10 सितंबर 2007 को जब लंदन से नवाज शरीफ साहब आ रहे थे उस स्पेशल प्लेन पे, मैं भी था, हमारे दोस्त अरशद शरीफ ये शहीद भी थे, और भी कुछ दोस्त थे जो साथ आ रहे थे जहाज में। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि एयरपोर्ट पे, हेथरो एयरपोर्ट पे ये नवाज शरीफ साहब जब जहाज पे चढ़ने लगे तो उनसे पहले उनके बड़े करीबी 2-4 यही कह रहे थे, मैं उनके साथ ही खड़ा सुन रहा था, उन्होंने जनाब के मियाँ साहब आप जाएं, पाकिस्तानी कौम इनकलाब के लिए बहुत तैयार है और बिल्कुल खामनेई जैसा आपका इस्तकबाल होगा, लोग सारी यहाँ पे आपके रुकावटें तोड़ के पूरा एयरपोर्ट फलांग के आपको जहाज से कंधों पे उठा के ले जाएंगे। ये गुफ्तगू मैंने सुनी हुई है सर खुद, और आपने भी वहां पे देखा हुआ था 10 सितंबर को, ना बंदा था ना बंदे की जात थी, परिंदा भी पर नहीं मारा था। सो ये जो इधर उधर वाले तबलची होते हैं, ये जो थोड़ी संगत देते हैं, मेरा ख्याल है, तो ये नहीं थोड़ा लीडरशिप को इस तरह की ये बातें करके कि ये बहर लोग इनकलाब के लिए तैयार हैं, लोग तो आए और आपको उठा के ले जाएंगे। जैसे खान साहब को कहा गया था अडियाला जेल से आपको निकाल कर ले जाएंगे, नवाज शरीफ साहब को कहा था जी जहाज से उतार के आपको ले जाएगी अवाम लाहौर में और लाहौर जाके छोड़ेगी। ये जो आपने तबलची और संगत का क्या मतलब लाके और साबके लगाए हैं ना, मैं तो उससे महसूस हुआ कि ये जो है ना, ये जनरल परवेज मुशर्रफ भी आए थे, आपको याद होगा, वो एक शाह साहब में वो फेसबुक लवर्स के साथ के जी लाखों का होगा जम्मे गफीर 10 लाख बंदे 10 लाख फॉलोअर हो गया मेरा जी। हाँ जी, तो ये बस फिर अब खान साहब का ज़हन है कि मेरी कौम तैयार हो चुकी हुई है इनकलाब के लिए, ठीक, लेकिन उनके लीडर उनके साथ नहीं है। तो ये जो कैलकुलेशन और मिस कैलकुलेशन का गैप है, इस पे उन्हें कोई लीडर तो नहीं समझा सकता, क्योंकि लीडरों में इतनी कैपेसिटी नहीं है, उन्होंने इतनी गुंजाइश ही नहीं छोड़ी हुई कि कोई बंदा उनके साथ बैठ के बात कर सके कि हुजूर बाहर के ग्राउंड रियलिटी ये है, पॉपुलैरिटी होना और बात है, जम के लड़ना, वोटरों ने जो काम करना था 8 फरवरी को कर दिया, आप उसे वर्कर नहीं बना सकते उस जिन्होंने वोट डाला जाके। ठीक, कामरान साहब बताइएगा, ये फैज हमीद साहब पे जो है वो अब चार्जशीट कर दिया गया है और 2 इश्यूज पे किया गया है, जिसमें सियासत में मदाखलत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी। कितनी मुश्किल में है फैज हमीद साहब और कितने जल्दी आपके ख्याल में ये कोई भी फैसला जो है वो आ सकता है? देखिए, चार्जेस जो हैं वो तो बड़े सीरियस नोयत के हैं, और वो तमाम बातें जो पहले कहा जाता था कि सिर्फ अफवाहें हैं, और ड्राइंग रूम में डिस्कशंस होती थी कि जो भी इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बाद हटाने के बाद जो भी उनकी पॉलिसी थी, असम्बलियों से रिजाइन करना, प्रोटेस्ट करना, बाकी जितने मामलात हैं कि उसमें कहीं ना कहीं शायद जनरल फैज हमीद का हाथ है, तो वो तमाम बातें इस चार्जशीट से अब साबित हुई कि वो सिर्फ अफवाहें नहीं थी बल्कि एक रियलिटी थी। और जहां तक बात है कि ये ट्रायल कंक्लूड कब होगा, ऑफ कोर्स ये तो टाइमलाइन हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि इस साल अगस्त में उनको गिरफ्तार किया गया था, और मिलिट्री का जो आमतौर पर प्रोसीजर होता है, ट्रायल होता है, इन कैमरा ट्रायल होता है, और आमतौर पर ISPR ही है जो उसकी तफसीलात जारी करती है। बट ये जरूर है कि इस लिहाज से कि जो सिलसिला शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे
एक जो प्रॉपर्टी रियल स्टेट के बिजनेस से मुंसलिक जो ओनर थे, उन्होंने कंप्लेन की थी कि कैसे जनरल फैज जब वो डीजीसी थे उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए उनके ऑफिसेज, उनके घर पर रेड किया था और वहां से जो पैसा और जो कीमती ज्वेलरी वगैरह वो उन्होंने वहां से कॉन्फिस्केट कर ली थी। लेकिन अब ये जो मामला है वो बढ़कर, जैसे खुद आपने जिक्र किया कि सियासी जो मामला मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, फिर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उसका गलत इस्तेमाल, तो ये काफी संगीन नौयत के चार्जेस हैं और जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है। और फिर मोर इम्पोर्टेंटली इसमें तो उनको फॉर्मली इंडाइट किया गया है। जो अगली उस ISPR की प्रेस रिलीज के अंदर जो बात अहम है कि उसमें जो मुल्क के अंदर अनरेस्ट एक सियासी जमात के साथ मिलकर फैलाने का इल्जाम भी उन पर है, और ना सिर्फ 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें जनरल फैज के मुलविस होने का जो इल्जाम है, बट एट द सेम टाइम बाकी जो इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज हैं उसमें भी तो ये काफी सीरियस नौयत के आई थिंक इल्जामात हैं। तो लेट्स सी, और ये गैर मामूली बात है, अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान में जो ISI का सरबराह कोई आम पोजीशन नहीं होती, वो रिटायर्ड हो या हाजिर सर्विस हो। माजी में भी इल्जामात लगते रहे ISI के सरबराहान के ऊपर, लेकिन कभी भी उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया गया। तो ये काफी एक आप कह सकते हैं जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि एक अनचार्टर्ड टेरिटरी है जिसमें हम इस वक्त सफर कर रहे हैं। खान साहब के लिए इसमें कितनी मुश्किल है, कामरान साहब, कितनी मुश्किलात आ सकती हैं? उनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये फौज का अपना अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि फैज साहब हमारे लिए फायदे से ज्यादा उल्टा नुकसान ही हमें पहुंचाया है उन्होंने। देखें, PTI वाले तो यही कहेंगे, अपने आप को डिस्टेंस करेंगे क्योंकि और वो क्या कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल मुश्किलात में इजाफा करेगा इमरान खान साहब के लिए अगर ये ट्रायल आगे बढ़ता है। और ऑलरेडी इमरान खान साहब मुश्किल में, क्योंकि जब खुद ISPR अपने स्टेटमेंट में ये कह रही है कि ये इल्जाम है जनरल फैज के ऊपर कि उन्होंने सियासी मामलात में मुदाखलत की है, एक सियासी जमात के साथ मिलकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है, तो सब जानते हैं कि वो सियासी जमात कौन सी है। और उसमें फिर अगर जनरल फैज हमीद को इस इल्जाम के ऊपर सजा होती है और ये साबित हो जाता है, तो फिर जो तहरीक इंसाफ है, जो इमरान खान है, वो नेचुरली इम्प्लीकेट होते हैं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो मेन फर्ज करें कि अगर कोई जिस पर इल्जाम है, मुल्जिम है, प्राइम सस्पेक्ट है, उस पर इल्जाम साबित हो जाता है तो साथ उसके जो को अक्यूज्ड हैं वो नेचुरली फिर बच नहीं सकते। ठीक ठीक जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारा में ज्वाइन किया। अभी आजकल आपने भी सुना होगा फैसल वाडा साहब ये कहते पाए जाते हैं कि जनाब ये जो इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की कॉल दी है PTI ने, वो बेसिकली जनरल फैज के ट्रायल को सामने रख कर दिया है कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी ड्रैग कर लिया जाए इसी केस में जो इन पर जनरल फैज साहब पे हैं। स्पेशली पॉलिटिकल ये नेचर के कहा जाता है, कुछ यूट्यूबर्स थे, कुछ एंकर्स थे, कुछ पॉलिटिशियन थे 50 के करीब, वो राब्ते में थे फैज साहब की। आफ्टर सर्विस की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद की बात कर रहे हैं। आपको कितना लगता है कि वाकई कोई PTI को पहले से इल्म था या वैसे ही एक चार्जशीट उनके खिलाफ बनाई जा रही उनके सिविल डिसोबीडियंस को नाकाम करने के लिए? इन दोनों का कोई वाकई लिंक लगता है आपको? देखें, ये कहना तो हमारे पास उस तरह से तो क्लियर एविडेंस नहीं है कि कोई लिंक इनका आपस में है या नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बात का आगाज किया था कि माजी में जो हम स्पेकुलेट ही किया करते थे कि लोग बात करते थे कि जो इमरान खान की जो तहरीक है, जो इस्लामाबाद में वो मार्च करने आ रहे हैं, या बाकी जो उनकी पॉलिसी है मुल्क के अंदर एक अनरेस्ट क्रिएट करना, तो उस वक्त भी कहा जाता था कि उसके पीछे जनरल फैज हैं, क्योंकि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे, वो आर्मी चीफ बन नहीं पाए और वो एक अपना स्कोर सेटल करना चाहते थे कि शायद मुल्क को डिस्टेबलाइज करके जो मुल्क की मौजूदा क़यादत है, जो अस्करी क़यादत है, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। तो उस वक्त तक तो भी हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं था, लेकिन अब जब फौज खुद ये कह रही है, खुद वो मानते हैं कि यस ये जो तमाम जो अफवाहें थी ये दुरुस्त हैं और ये इल्जामात जनरल फैज के ऊपर हैं और उसके हवाले से तहकीकात हो रही हैं, अगर आप उसको सामने रखेंगे, अगर जनरल फैज का और तहरीक इंसाफ की क़यादत का आपस में इतना गहरा ताल्लुक था, तो फिर ये ऐन मुमकिन है कि ये जो आप बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस का और फिर इनके खिलाफ चार्जशीट जनरल फैज कि इसका कोई लिंक हो सकता है। तो
इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते इस एतबार से। अच्छा हमने ये देखा है कि साहब ही हैज बीन मोस्ट पावरफुल जनरल रहे हैं यहाँ पे, बल्कि एक टाइम पे तो लगता था वो जनरल बाजवा साहब से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ही वाज वेरी क्लोज टू इमरान खान, ही वाज कॉलिंग द शॉट्स ऑलमोस्ट। हमें नजर आता था मीडिया मैनेज करना है, पॉलिटिशियन मैनेज करने हैं, अदालतें मैनेज करनी है, इलेक्शन मैनेज करना है, तो जनरल फैज बोलता मैं आपको मतलब मेरे लिए थोड़ी सी एक हैरान कौन सी बात होगी फौज के अंदर से, स्पेशली मैं कहूंगा चले जनरल बाजवा साहब से बड़ा उनका एक बड़ा करीबी तल्लुक रहा है, उनको एक्सटेंशन दिलवाने में, पॉलिटिकल पार्टीज को राजी करने में जनरल फैज का बड़ा रोल था जब उनको एक्सटेंशन दी जा रही थी पार्लियामेंट के जरिए। तो आप क्या समझते हैं जनरल बाजवा साहब इस वक्त खामोशी से सारी चीजें देख रहे हैं, या कोई उन्होंने भी कोई रोल प्ले करने की कोशिश की होगी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि ना कि थोड़ा सा फॉर गिव एंड फॉर गेट पे जाए, हमारे इतने करीबी जनरल थे तो इनका ट्रायल ना किया जाए? कोई उनको आप समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पे पुराने एक्स जनरल्स का कोई दबाव तो मैं नहीं कहूंगा सख्त हो जाएगा, कोई उनके साथ लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ओपन की होगी उन्होंने? देखिए जनरल जो बाजवा हैं वो मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने ऑफ कोर्स सर्व किया है अंडर जनरल बाजवा के, और अब जनरल बाजवा तो ये भी कहते हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर की भी तैनाती हुई तो उनकी रिकमेंडेशन शामिल थी, हालांकि उस वक्त की जो हुकूमत है या जो वो कुछ और बात करते हैं। और ये बात भी आपकी ठीक है कि जनरल फैज के साथ जनरल बाजवा के बड़े गहरे ताल्लुकात है, इसी वजह से वो ISI के सरबराह थे और उनकी एक्सटेंशन में अहम किरदार अदा किया, और उसके में भी जनरल फैज का एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट यही था कि अगर 2019 में एक्सटेंशन जनरल बाजवा की ना होती तो किसी और को आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाता। तो जनरल फैज क्योंकि आर्मी चीफ बनना चाहते थे तो उनको भी पता है कि उनके आर्मी चीफ बनने के चांसेस तभी हैं कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाती है, और जब एक्सटेंशन मिल जाएगी तो जब ये 3 साल उनके मुकम्मल होंगे तो देन ही विल बी वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स टू बिकम द आर्मी चीफ। तो एक तो जनरल फैज, लेकिन फिर बाद में जब ये इख्तलाफात शुरू हुए इमरान खान के और जनरल बाजवा के, ये बात भी अब क्लियर है कि फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज के आपस में कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, और जो मेरे पास मालूमात हैं उनके कोई पे टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे बाद में। अच्छा। तो अगर इस एतबार से देखें तो मुझे जो लगता है कि जनरल बाजवा आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई एडवाइस अब वो करेंगे। आई थिंक वो कोशिश यही करेंगे कि उन पर कोई मलबा ना गिरे, वो अपने आप को सेव करेंगे इस सिचुएशन में। आई डोंट थिंक सो कि वो जनरल फैज को यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई रोल प्ले करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आपको ये कल हम सुन रहे थे, कल परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की है जिसमें जो मेन पॉइंट है, और मतलब हमें भी लगता है, हमने भी आपके साथ 2 प्रोग्रामों में ये बात की है कि इमरान खान साहब को सबसे बड़ी मुश्किल पेश आ रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ डिलाग करने की, कोई मीनिंगफुल डिलाग, वो उसकी लैक ऑफ गारंटर है कि खान साहब की कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ ने बात की कि खान साहब की बात पे तो कौन मतलब इंप्लीमेंटेशन करवाएगा, वो अपनी बात पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो आप समझते हैं कि बात गारंटर तक रुकी हुई है, कोई गारंटर अच्छा सा मिल जाए तो दोनों के दरमियान ब्रेक थ्रू हो सकता है, या बात यहाँ बहुत आगे निकल गई है, गारंटर या गारंटी से भी काम नहीं चलने वाला? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 2 फरीकैन के दरमियान मुआहदा होता है तो एक गारंटर तो चाहिए। मसलन नवाज शरीफ के केस में हमने देखा कि जो सऊदी अरब ये गारंटर थे और इसी वजह से वो फिर मुशर्रफ के टाइम पे मुल्क से बाहर रहे। इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उनके अच्छा, बेनजीर भुट्टो की दफा मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ। बेनजीर भुट्टो की दफा जब NRO हुआ था उस वक्त कंडोलीजा राइस और मार्क रॉयल ग्रांट जो है वो यूके के हाई कमिश्नर, वो उस वक्त गारंटर थे। एग्जैक्टली, जी बिल्कुल। तो इसका का मतलब ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो एक रोल प्ले करती रही हैं। इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर जब वो थे तो किसी भी फॉरेन लीडर के साथ, किसी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात उनके इतने अच्छे नहीं रहे। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी बात हमें समझने वाली बात है कि एक हाई स्टेक गेम है। इमरान खान इस गेम को उस हद तक ले गए हैं कि माई वे और हाईवे वाली बात है कि फर्ज करें कि अगर वो बाहर आते हैं तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी जितने सियासी प्लेयर हैं या जो अस्करी प्लेयर हैं उनको ये लगता है कि फिर हम नहीं रहेंगे। तो ये भी एक सियासतदान जो होता है वो शायद आपको एक केयरफुली स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। उन्होंने बिल्कुल उस गेम को उस हद तक ले गए कि या मैं हूं या आप हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आई थिंक कोई भी मुज़ाकरात जो है उसकी कामयाबी वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कामरान साहब, थैंक यू।
पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो ताहाल शुरू नहीं हो सके हैं, बल्कि आज उल्टा खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी क़यादत पर काफ़ी नाराज़ नज़र आए और नाखुश नज़र आए और उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमारे इतने लोगों की जान जो है वो चली गई है, लेकिन बाहर सब कुछ अच्छा चल रहा है। उनका ये कहना था कि सिविल नाफरमानी का बताएं जाके लोगों को, उसके बारे में बात करें, और जो यौम सोग हम मनाने जा रहे हैं उसके बारे में बात करें। बाहर तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है यहाँ पे कि उन्होंने खुद ही ये 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी थी ताकि मुज़ाकरात हो सकें और बात जो है वो आगे बढ़ सके। उनके क़यादत के लोग ये कहते रहे कि हम किसी से भी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, चाहे वो इंसान हो या फरिश्ता हो, लेकिन आज खान साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन ऐसे सिचुएशन अगर रही तो ऐसे में ये मुज़ाकरात का नतीजा क्या होगा और कोई इन मुज़ाकरात का फ्यूचर है भी कि नहीं।